हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग मूवमेंट में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। देखेंगे रेस्पिरेशन के वेरियस मूवमेंट के द्वारा वेरियस या डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रोसेस के द्वारा हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेस को इनहेल या एक्सहेल करते हैं, जिनको हम अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा टाइडल वॉल्यूम। इसको हम डिनोट करते हैं टीवी से। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान जितना भी अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहलाता है। एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। और ये लगभग टीवी जो होता है टाइडल वॉल्यूम, जैसे नॉर्मली अभी हम लोग बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, इस समय हम एक बार में 500 ml एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं या छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं, तो उसमें उसका अमाउंट होता है 500 ml। उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें रिजर्व टर्म को ध्यान दीजिएगा। रिजर्व का मतलब होता है जो बचा हुआ है, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है ये हमारे लंग्स के अंदर स्पेस होता है, बट नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान हम इसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम इतना एयर और इनहेल कर सकते हैं। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व है। रिजर्व का मतलब होता है जो किसी के लिए रखा गया हो। तो ये इंस्पायरेशन के लिए रिजर्व वॉल्यूम होता है। मतलब जब इंस्पायरेशन की हमको जरूरत पड़ेगी, डीप इंस्पायरेशन की, तो उस दौरान हम इतना अमाउंट और इनहेल कर सकते हैं। देखेंगे पॉइंट, इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन। ये बताया जा रहा है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद ये हमारी कैपेसिटी होती है उतना एयर और हम इनहेल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम करते नहीं है। यानी हमारे लंग्स के अंदर इतना स्पेस होता है कि हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद भी इतना एयर और इनहेल कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज 2500 टू 3000 ml, मतलब 2500 से 3000 ml के आसपास होता है। दूसरा देखेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये ईआरवी कहलाता है। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व क्या होता है, जैसे इंस्पायरेशन करना होता है तो इंस्पायरेशन में हम एयर बाहर से लेते हैं, तो हमको अपने लंग्स के अंदर उतना स्पेस चाहिए उस एयर को स्टोर करने के लिए। बट यहाँ बात की जा रही है एक्सपायरेटरी रिजर्व की। एक्सपायरेशन में हम एयर को बाहर निकालते हैं, लेकिन नॉर्मल इंस्पायरेशन जो होता है वो 500 ml ही होता है। तो 500 ml हम इनहेल करते हैं और 500 ml एयर ही हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर हम और कितना एक्सहेल कर सकते हैं, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान कितना एयर एक्सहेल कर सकते हैं, वही हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। तो देखेंगे इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी expired और फोर्सफुली आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो ये वह अमाउंट, एयर का वह अमाउंट होता है जिसको हम एक्सपायरेशन के दौरान जो है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान बाहर नहीं निकालते हैं। जब हमको फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होता है उस दौरान इस एयर को हम एक्सहेल करते हैं। इट इज 1000 to 1100 ml, ये लगभग 1000 से 1100 ml होता है। अगला है रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको आरवी से डिनोट करते हैं। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ। देखेंगे
तो ये रेसिडुअल एयर वॉल्यूम जो होता है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है, ये एयर का वह अमाउंट होता है जो हमारे लंग्स में पाया जाता है, जिसको हम ब्रीदिंग मूवमेंट के दौरान इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। मतलब रेसिडुअल एयर वॉल्यूम एयर का वह वॉल्यूम होता है जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी हमारे लंग्स में बचा रह जाता है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बावजूद ये एयर का अमाउंट जो है हमारे लंग्स में बचा रह जाता है। एंड इट इज 1100 to 1200 ml, 1100 से 1200 ml होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट है लंग कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। तो इसमें देखिएगा, ये है पहला है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है। मतलब इंस्पायरेशन करने की क्षमता। तो क्षमता कितनी होगी, नॉर्मल और नॉर्मल से ऊपर जितना और ले सकते हैं दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वही उसकी क्षमता होती है। It is the total volume of air that a person can inhale after the normal expiration। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन जो है नॉर्मली जितना एयर इनहेल कर सकता है उसी को हम उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकालेंगे कैसे, जैसे नॉर्मली कितना इनहेल करता है 500 ml, उसके ऊपर और कितना इनहेल कर सकता है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर हम निकालें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम आपको पता ही 500 ml होता है, बट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपको बताया गया था पीछे कि ये नॉर्मली हम इंस्पायरेशन के दौरान इसको इनहेल नहीं करते हैं बट जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। तो ये टोटल अमाउंट होगा, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 और इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी होता है, सॉरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2500 से 3000। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये 3000 से 3500 ml एयर होता है। इट इज अबाउट 3000 to 3500 ml, लगभग 3000 से 3500 ml होता है। अगला है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। जबकि अभी आपने पढ़ा था कि
नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद वह वॉल्यूम का वह अमाउंट जिसको हम इनहेल कर सकते हैं। अगला है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी बोलते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स में जो वॉल्यूम बचा रह जाता है उसी को हम एफआरसी बोलते हैं। तो एक तो नॉर्मली एक्सपायर किया तो आपका ईआरवी बचा रह जाता है आपके लंग्स में, और प्लस तो देखिएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपका बचा रह गया ईआरवी, और प्लस एक जो है रेसिडुअल एयर वॉल्यूम ये बचा ही रहता है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा एफआरसी निकल आता है। देखेंगे एफआरसी इक्वल टू ईआरबी प्लस आरबी, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्सपायरेशन के दौरान निकालना चाहिए लेकिन नॉर्मली हम लोग निकालते नहीं, एंड आरबी। नेक्स्ट इज द वाइटल कैपेसिटी, वीसी। It is the maximum volume of air that can be expelled out or forcefully after a deep or maximum inspiration। तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो डीप एक्सपायरेशन के बाद डीप इंस्पायरेशन, या डीप इंस्पायरेशन के बाद डीप एक्सपायरेशन। देखेंगे, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर अ डीप और मैक्सिमम इंस्पायरेशन। तो वाइटल कैपेसिटी वीसी इक्वल टू होता है आईआरबी टीवी प्लस ईआरबी। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी कहलाता है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर द डीप और मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मतलब मैक्सिमली आप इंस्पायर कर लीजिए, जितना अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में स्टोर्ड हो जाता है वही आपके लंग की कैपेसिटी कहलाती है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो टीएलसी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ये होता है आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम जो होता है इसको हम इनहेल नहीं करते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर इनहेल कर सकते हैं। टीवी टाइडल वॉल्यूम होता है, साथ में ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व भी बचा रहता है, और आरवी। चलिए अब बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज की, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। देखिए, गैसेस एक्सचेंज करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है गैसेस का नॉलेज ले लेते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं। ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। एटमॉस्फेरिक एयर कौन कौन सी है,
एटमॉस्फेयर एयर में परसेंटेज जो होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो 159 mmHg। देखेंगे एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का परसेंट अमाउंट जो होता है 159 mmHg होता है, एल्वियोलाई में 104 mmHg और ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और टिश्यू में 40 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज देखिएगा एटमॉस्फेयर में 0.03 है, एल्वियोलाई में 40%, ब्लड में 45 और बर्ड्स एंड टिश्यू में 45 होंगे। देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस में it takes place in the alveoli by the simple diffusion due to the difference of partial pressure of carbon dioxide and oxygen in the alveoli and peri-alveolar blood capillaries. देखिए ये एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया गया था। यहाँ से ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 104 mmHg। तो यहाँ भी पार्शियल प्रेशर बहुत ही ज्यादा है और यहाँ ब्लड में हमारे डिफ्यूज करता है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकलता है इसमें तो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन का जो आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है एल्वियोलाई में 104 और ब्लड स्ट्रीम में होता है 40 mmHg, क्योंकि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। तो ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से आपको ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज करता है, जबकि ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हाई है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में मूव कर जाते हैं। The rate of gases exchange depends on partial pressure of the gases, solubility of the gases, surface area and diffusion distance. तो जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, उनका सरफेस एरिया कितने लेते हैं और डिफ्यूजन डिस्टेंस कितना कम है। A gas always diffuses from the region of higher partial pressure to the region of lower partial pressure। देखिएगा
यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है 40 mmHg है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपके ब्लड में है वो 45 mmHg है। CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है, क्योंकि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है तो इस तरह के गैसेस मूवमेंट को हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, ज्यादा से कम की तरफ जो मूव करते हैं पार्टिकल या गैसेस। As the diffusion capacity of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than of oxygen, जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। एंड CO2 ब्लड CO2 in the blood rapidly passed out into the alveolar air। देखिए, अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का, देन कार्बन डाइऑक्साइड का, देन है ऑक्सीजन का। यानी जो हमारे लिए एसेंशियल है वो हमारे प्रेफरेंशियल नंबर में जो है बहुत ही पीछे है। तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो 20 से 25 गुना ज्यादा है। और CO2 से भी ज्यादा डिफ्यूजन कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की। सॉरी, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन से जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की 20 से 25 गुना ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 10 गुना ज्यादा है। तो अगर कार्बन मोनो का डायरेक्ट ऑक्सीजन से कंपैरिजन पूछा जाए कितने परसेंट ज्यादा है, तो 25% इंटू 10, मतलब लगभग 250 टाइम्स जो है ज्यादा है डिफ्यूजन कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की एज कंपेयर टू द अदर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखेंगे ब्लड इज द मीडियम ऑफ कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग। देखिए, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मीडिया का काम करता है वो हमारा ब्लड ही होता है। ब्लड ही ट्रांसपोर्ट मीडिया का काम करता है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन जो है कैरी किया जाता है फ्रॉम द लंग टूवर्ड्स द टिश्यू, और टिश्यू का जो टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्शन होता है वो टिश्यू या ऑर्गन टू द लंग्स होता है। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। Being less soluble in the water, 3% of oxygen is transported as dissolved from in the plants. There is only a
there is only a negligible amount, जो कि बहुत ही कम अमाउंट होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द आरबीसी। 97% is transported in bounded form through the respiratory pigment hemoglobin। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। Hemoglobin is a respiratory pigment in the blood of vertebrate is hemoglobin। अंडरलाइन कर लीजिएगा, हीमोग्लोबिन जो होता है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड ईच with one heme group and non-protein part। वर्टिब्रेटा का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो वर्टिब्रेट का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है। वन फेरस act as center of each polypeptide chain। तो वर्टिब्रेटा का जो हीमोग्लोबिन होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन यानी 2 अल्फा और 2 बीटा आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं जिनकी वजह से one ferrous atom combined with the 4 one ferrous atom combines with the one molecule of oxygen and one molecule hemoglobin combines with the 4 molecule of oxygen। नेक्स्ट देखेंगे कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन, इट फॉर्म द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड unstable compound that dissociate at lower pressure of oxygen in the tissue undergoing metabolism। देखिएगा, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। तो एक ही हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह है Hb.O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखेंगे, अगला टॉपिक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। It explains the relationship between the percentage saturation of hemoglobin and partial pressure of oxygen। तो
It explains the relationship between the percentage saturation of hemoglobin and partial pressure of oxygen. तो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है या डिसोसिएशन, फॉर्मेशन के बाद डिसोसिएशन कैसे होता है, इसको देखेंगे. It explains the relationship between the percentage saturation of hemoglobin and partial pressure of oxygen. तो इसमें हम एक ग्राफ लेते हैं जिसमें y एक्सिस पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेते हैं. y एक्सिस पे हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लेते हैं विथ ऑक्सीजन और x एक्सिस पे लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज टिपिकली ए सिग्मोइड कर्व. अंडरलाइन कर लीजिएगा. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ये टिपिकली सिग्मोइड होता है. तो यहाँ जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हमको मिलता है वो टिपिकली सिग्मोइड शेप का होता है. द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एट 100 mm ऑक्सीजन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 97%. तो 100 mmHg पार्शियल प्रेशर पर जो परसेंटेज सैचुरेशन मैक्सिमम पॉसिबल है हमारे ब्लड का परसेंटेज सेचुरेशन जो हीमोग्लोबिन का है वो अगर 100 mmHg पर जो मैक्सिमम सेचुरेशन पॉसिबल है हीमोग्लोबिन का वो है 97%. saturation of hemoglobin at 40 mmHg partial pressure of oxygen is 75%, and it means only 22%, that is 1/5 of oxygen is unloaded in the tissue, and the remaining 4/5 are of reserve in the blood itself. परसेंटेज सेचुरेशन देखिएगा. हीमोग्लोबिन 40 mmHg पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा उस पे परसेंटेज सेचुरेशन मैक्सिमम 75% तक पॉसिबल है और 22%, दैट इज 1/5 ऑफ ऑक्सीजन इज अनलोडेड इन द टिश्यू. मतलब 22% ऑक्सीजन जो होता है हमारे ब्लड में वो अनलोडेड पाया जाता है. एंड रिमेनिंग 4/5 फॉर्म जो होता है ये रिजर्व इन द ब्लड होता है, ये इटसेल्फ अपने आप को रिजर्व रखता है. If the skeletal muscles are involved in the vigorous exercise, more oxygen is given away rapidly, up to 62% at 20 mmHg of partial pressure of oxygen. जैसे जब कोई हम वर्क करते हैं तो उस दौरान हमारे मसल्स के ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और उसको पूरा करने के लिए हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है. In a resting person, hemoglobin always carries 70% of the oxygen. It ensures supply of oxygen for the survival for 4 to 5 minutes after stopping the heart or when breathing is interrupted. तो एक नॉर्मल पर्सन में जो कोई काम नहीं कर रहा है, रेस्ट कंडीशन में है, उसमें जो उसका हीमोग्लोबिन होता है वो 70% ही ऑक्सीजन कैरी करता है. ये इंश्योर कराता है कि ऑक्सीजन जो होता है फॉर सर्वाइवल फॉर 4 to 5 मिनट. मतलब अगर बात की जाए कि रेस्टिंग पर्सन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 70% ऑक्सीजन कैरी करता है. ये इंश्योर कराता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है अगर 4 से 5 मिनट के लिए रोक दी जाए तो हार्ट बीट जो है वो कुछ समय के बाद इंटरप्ट हो जाएगा.
तो स्टूडेंट अगली क्लास में हम ये ग्राफ के बारे में पढ़ लेंगे। इसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन कर्व को जो है अफेक्ट करते हैं।